Good morning, students. Welcome once again in Papcon Physics. So we were doing electrostatics. Today we have part number 9 and we are going to cover the topic Gaussian surface and the application of Gauss law. तो ये दो टॉपिक हमें आज कवर करने हैं, ठीक है? तो हम स्टार्ट करते हैं इन्हें। गॉसियन सरफेस की बात करते हैं। लास्ट टाइम हमने गॉस लॉ पढ़ा था और आपको पता है कि गॉस लॉ के अकॉर्डिंग आपके पास ये एक एक्सप्रेशन निकल कर आता था जिसमें फाई जो दिया हुआ ये आपको क्या बताता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स बताता था ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स को आप इस तरीके से निकाल सकते थे, सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस, है ना। ये पूरे सरफेस एरिया का अगर आप सरफेस इंटीग्रल लेते थे किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड में तो आपको किसकी वैल्यू देता था, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देता था। और इसको ही हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी टोटल चार्ज जो था उसके ऊपर नेट जो चार्ज था उसके अपॉन में एप्सिलॉन नॉट अगर लेते हैं हम तो वो भी आपका किसके इक्वल होता है, वो भी आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स यानी फाई के इक्वल होता है। तो ये हमने गॉस लॉ में पढ़ा था, ठीक है। तो हमने गॉस लॉ में ये जो सरफेस की बात की थी, ठीक है। एक्चुअल में जो सरफेस है जो हम गॉस लॉ में अंडर ऑब्जर्वेशन ले रहे थे, याद है आपको, क्लोज सरफेस, ये जो सरफेस इंटीग्रल लिया था ना हमने, सरफेस इंटीग्रल यानी हम एक सरफेस के ऊपर हम ये सारी ऑब्जर्वेशन कर रहे हैं। तो जिस सरफेस के ऊपर हम गॉस लॉ को लगा रहे हैं वो जो सरफेस है उसी सरफेस को आपने गॉस सरफेस या फिर गॉसियन सरफेस बोलना है, ठीक है। द क्लोज सरफेस ऑन विच गॉस लॉ इज एप्लीकेबल इज डिफाइंड एज गॉसियन सरफेस। ये देखिए आपको बड़े जब भी आपको ये डेफिनेशन आती है, सिंपली पूछा जाता है कि गॉसियन सरफेस क्या है, तो आपको ये जो इटैलिक फॉर्म में, इटैलिक लेटर्स में लिखा हुआ है, द क्लोज सरफेस ऑन विच द गॉस लॉ इज एप्लीकेबल इज डिफाइंड एज गॉसियन सरफेस। आपको सिंपली एक लाइन लिखनी है कि जिस सरफेस के ऊपर, क्लोज सरफेस की बात मैं कर रहा हूँ, जिस क्लोज सरफेस के ऊपर गॉस लॉ एप्लीकेबल है वो आपका गॉसियन सरफेस कहलाता है, ठीक है। और कुछ प्रॉपर्टीज इसकी हम तो पढ़ लेते हैं। गॉस सरफेस कैन बी ऑफ एनी शेप एंड साइज प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी क्लोज्ड। पहली प्रॉपर्टी क्या बोलती है कि गॉस सरफेस किसी भी शेप या साइज का हो सकता है, जरूरी नहीं कि रेक्टेंगुलर हो या फिर जैसा हमने इसको एक रैंडम शेप में दिखाया था वैसा ही हो, सर्कुलर हो, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी शेप का हो सकता है, किसी भी साइज का हो सकता है। साइज भी फिक्स नहीं कि इसी साइज के सरफेस के ऊपर गॉस लॉ एप्लीकेबल है, ऐसा कुछ नहीं है। किसी भी साइज और शेप के सरफेस के ऊपर अगर हम गॉस लॉ लगा सकते हैं, ठीक है, तो हम उसको गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी क्लोज्ड। लेकिन कंडीशन क्या है कि वो सरफेस क्लोज होना चाहिए, क्लोज सरफेस के ऊपर आपको गॉस लगाना है, ठीक है, उसी को क्योंकि आप गॉसियन सरफेस बोल सकते हैं। नेक्स्ट, गॉसियन सरफेस इज हाइपोथेटिकल इन नेचर। हाइपोथेटिकल का क्या मीनिंग होता है? हाइपोथेटिकल का मीनिंग होता है कि मीन्स आप इसको इसकी ये एक थ्योरी बेस्ड है, ये कंसेप्ट है, ठीक है। रियल में एग्जिस्ट नहीं करता है नेचर में, ये एक कंसेप्ट है जिसको आप स्टडी कर रहे हैं सिंपली, ठीक है। हाइपोथेटिकल है, ठीक है, इसके साथ कोई रियल कुछ ऐसा नहीं है कि रियल कनेक्टिविटी इसके साथ जुड़ी हुई है। ये हाइपोथेटिकल है कि हम ऐसा मानते हैं, ठीक है, गॉसियन सरफेस को। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिडक्शन ऑफ कूलम्स लॉ फ्रॉम गॉस थ्योरम। इसमें हम क्या कर रहे हैं, हम गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को निकाल रहे हैं, डिड्यूस कर रहे हैं कूलम्स लॉ को, यानी कूलम लॉ की डिडक्शन कर रहे हैं। किसकी हेल्प से? गॉस थ्योरम की हेल्प से। गॉस थ्योरम हमें पता है, ये गॉस थ्योरम है, y इज इक्वल टू ई डी एस सरफेस इंटीग्रल इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, है ना। तो हमें गॉस लॉ का पता है और हमें कूलम्स लॉ का निकालना है। कूलम्स लॉ में क्या होता था, अगर आपको याद हो, कूलम्स लॉ में आप फोर्स निकालते थे। फोर्स होता था कि दो चार्ज होते थे Q नॉट, अगर वो r डिस्टेंस से सेपरेटेड हैं तो उसके बीच में एक फोर्स लगता था जिसकी वैल्यू आती थी Q नॉट अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। इस तरीके से हम निकालते थे, ठीक है। तो ये आपको चीज़ निकालनी है, ठीक है, आपको कूलम्स निकालना है गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो गॉस थ्योरम से हम स्टार्ट करते हैं। ये गॉस थ्योरम है आपकी। अब आप इस के अकॉर्डिंग इस डायग्राम को समझिए। पहले डायग्राम क्या होता है, देखिए डायग्राम ये क्लोज सरफेस वाला जिसके ऊपर आपने गॉस लॉ लगाया है उस सरफेस की ही एक क्या है, रिप्रेजेंटेशन है, ठीक है, कि यहाँ पे एक स्फेरिकल सरफेस है, क्लोज सरफेस है, ठीक है, स्फेरिकल है, ठीक है। तो हमने इसका रेडियस r मान लिया, ठीक है, रेडियस r मान लिया, और प्लस Q चार्ज इसका नेट चार्ज है जो इसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है। नेट चार्ज इस क्लोज सरफेस के ऊपर डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, क्लोज सरफेस के ऊपर, और आपने इसका एक स्मॉल सरफेस एरिया ले लिया यहाँ पे ds, ठीक है। और आपने ये भी माना है कि ये ds की जो डायरेक्शन है और E यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी जो Q की वजह से है, इन दोनों की डायरेक्शन एक ही दिशा में है, ठीक है, यानी इन दोनों के बीच में 0 डिग्री एंगल है। हमने ये चीज़ मान ली है, ठीक है। तो आई थिंक ये जो
डायग्राम में आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, तो हम आगे बढ़ते हैं। अब हम ये वाला पार्ट छोड़ देते हैं, हम सिर्फ इतना पार्ट लेते हैं, ई डॉट डी एस वाला पार्ट लेते हैं, ठीक है। सरफेस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस। अब ई कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, तो आप इसको बाहर ले सकते हैं। डी एस आपका अंदर रह जाता है। अब डी एस को अगर आप इंटीग्रल करते हैं, इसकी होल इंटीग्रेशन लेते हैं किसके विद रिस्पेक्ट टू में, सरफेस की टोटल वैल्यू के कोरस्पॉन्डिंग, है ना, उसके विद रिस्पेक्ट टू में लेते हैं। तो आपको पता है क्योंकि ये एक स्फेरिकल शेप है ना, और स्फेरिकल शेप का जो टोटल एरिया होता है, यानी डीएस की जो टोटल वैल्यू होगी इंटीग्रेट होके, वो किसके इक्वल आएगी, वो 4 पाई आर स्क्वायर के इक्वल आएगी, ठीक है। तो ये जो ये वैल्यू है, ये किसकी जगह आई है, ये डीएस का होल इंटीग्रल है, यानी पूरे सरफेस एरिया को, डीएस स्मॉल सरफेस एरिया था तो डीएस को आपने होल इंटीग्रल लिया उसका, यानी टोटल सरफेस एरिया की वैल्यू ली, तो टोटल सरफेस एरिया आपका 4 पाई आर स्क्वायर होगा। आर यहाँ पे क्या है, इसका रेडियस है ना। तो ये आपके पास एक एक्सप्रेशन बनकर आता है, ठीक है। और ये आपको पता है किसके इक्वल है, ये ईडीएस किसके इक्वल है, क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट, तो इसको भी आप क्यू अपन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल रख सकते हैं, ठीक है। तो अगर यहाँ से आप ई निकालेंगे तो ई की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर। ये चीज़ क्लियर है, यानी इस डायग्राम में जो Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है उसकी वैल्यू आपने निकाल ली है, E इज इक्वल टू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर हम इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चार्ज लग देते हैं, Q नॉट लग देते हैं, ठीक है, Q नॉट रखते हैं, ठीक है, क्लियर है, इसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उसके ऊपर एक फोर्स लगेगा Q की वजह से, ठीक है। और वो फोर्स क्या होता है, वो फोर्स ये जो ये एक्सप्रेशन है इससे हम निकाल सकते हैं कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड E है, ठीक है, हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू, और उसी इलेक्ट्रिक फील्ड में एक और चार्ज क्यू नोट रखा हुआ है, ठीक है, तो क्यू नोट पर लगने वाला जो फोर्स होगा उसको हम इस एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, एफ इजिकल टू ई इंटू क्यू नोट, है ना। तो अब आपने अगर इस एक्सप्रेशन की हेल्प से हम फर्दर डिड्यूस करें तो इस तरीके से देखिए, ई की वैल्यू आपको पता है, ई की वैल्यू ये आपके पास आई है क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर, और क्यू नोट जो आपने टेस्ट चार्ज माना है, तो जो फोर्स लगने वाला होगा वो इस फार्मूले से ई इंटू क्यू नोट, यानी ई की वैल्यू क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन आर स्क्वायर इंटू आपने क्यू नोट करती है, तो टोटल आपकी वैल्यू ये वाली बन जाएगी फोर्स की वैल्यू। और यही कूलम्स लॉ की स्टेटमेंट भी होती थी, कूलम्स लॉ में भी हम इसी एक्सप्रेशन को निकालते थे लास्ट में, अगर आपको याद होगा। तो इस तरीके से आपने गॉस थ्योरम की हेल्प से कूलम्स लॉ को डिड्यूस किया, डिडक्शन किया है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एप्लीकेशन ऑफ गॉस लॉ। गॉस लॉ की कुछ एप्लीकेशंस के बारे में बात करते हैं। देखिए, गॉस लॉ की सबसे बड़ी एप्लीकेशन ये है कि हम गॉस लॉ की हेल्प से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कहाँ निकाल सकते हैं, वेरियस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशंस के ऊपर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाल सकते हैं। आपको याद होगा हमने लाइन इंटीग्रल, हमने जब चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, क्लोज्ड चार्ज की बात की थी, क्लोज चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करते थे, तो उसमें हमने 3 पढ़े भी थे, आपको याद होगा। लाइन के अलोंग अगर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था उसकी बात की थी, सरफेस के अलोंग होता था, है ना, पूरे सरफेस में, या फिर वॉल्यूम के अलोंग हमारा जो एक पूरे वॉल्यूम में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता था, हमने 3 तरह की पढ़ी थी, ठीक है। तो आप गॉस लॉ की हेल्प से चार्ज किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, किसी भी तरीके से लाइन के कोरस्पॉन्डिंग है, सरफेस के कोरस्पॉन्डिंग है ना, तो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की क्या वैल्यू बनती है उस चार्ज की वजह से, उसको आप गॉस लॉ की हेल्प से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो हम इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लाइन के कोरस्पॉन्डिंग, यानी लाइन के रिस्पेक्टिव में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्ट्रेट चार्ज कर्व। क्या ले रहे हैं हम, एक ना लंबी तार ले रहे हैं, सीधी एकदम चार्ज है ये, ठीक है, एक तार ले रहे हैं। अब आपको पता है जो तार होती है, जो वायर होती है, वो सर्कुलर होती है शेप में, अगर आपने उसको ध्यान दो, उसका डायमीटर बनता है ना, डायमीटर बनता है उसका, क्योंकि वो गोल होती है तो उसका एक रेडियस भी बनता है, ठीक है। तो मैं मान लेता हूँ कि एक टुकड़ा मैंने इस तरीके से माना हुआ है तार का, उस वायर का, ठीक है, और ये चार्ज है, तो ये प्लस प्लस जो यहाँ पे दिखाया हुआ मतलब ये चार्ज है, ठीक है। अब क्योंकि ये गोल है, सर्कुलर है, मोटाई जो होती है उसकी थिकनेस है ना, सर्कुलर दिखती है आपको, तो उसका एक डायमीटर होगा, तो उसका एक रेडियस भी होगा। तो मैं ये अगर ये उसका पूरा डायमीटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक एक फेस ले लो आप, उसको कट करके, जैसे ये एक पूरा डायमीटर हो गया यहाँ से यहाँ तक, तो उसका जो हाफ होगा वो उसका रेडियस बताएगा, ठीक है, क्लियर है। अब ये जो आपने वायर ली है, इसकी टोटल लेंथ आपने L मान ली है, ठीक है, टोटल लेंथ L मान ली है, और हमने क्या माना है, इस वायर के ऊपर हमने ना 3 छोटे छोटे
सरफेस एरियाज ले लिया, छोटे छोटे सरफेस ले लिया जहाँ पे आपके इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो मैं मान लेता हूँ दो सरफेस तो आपने कहाँ पे लिए, इसके दोनों एंड पे लिए। ठीक है, एक यहाँ पे ले लिया जिसको आपने बी नाम दे दिया और इसको ए नाम दिया सरफेस को। ठीक है, तो ये तो हो गए इसके एंड पे, अपोजिट एंड्स पे तार के। ठीक है, जो वायर है, और ये एक सरफेस एरिया आपने यहाँ पे लिया इस तरीके से, यानी वायर की लेंथ के अलोंग आपने एक सरफेस लिया है। ठीक है, सी जिसको हम बोल रहे हैं। ठीक है, तो दो ए और बी सरफेस एंड पे, ठीक है, और एक इसके लाइन के अलोंग सी सरफेस। ठीक है, और आपने इसको इस तरीके से लिया है कि ये जो सरफेसेस हैं ए और बी, इनमें ई यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ठीक है, और जो डी एस यानी सरफेस एरिया की डायरेक्शन है, स्मॉल सरफेस एरिया डी एस, ये जो ए बी सी है हमने स्मॉल सरफेसेस माने हैं। ठीक है, तो हम इसको डी एस से ही डेनोट करेंगे। तो हमने इस तरीके से लिया कि जो डी एस है और ई की जो डायरेक्शन है किन में, जो एंड में है, दोनों ए और बी में है, वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, देखो इस तरीके से है। ठीक है, और जो सी का जो सरफेस है उसकी जो डायरेक्शन है वो इस तरीके से ली गई है कि वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी के बिल्कुल उसी डायरेक्शन में है, यानी जिस डायरेक्शन में ई है उसी डायरेक्शन में डी एस है, सरफेस की ओरिएंटेशन है। ठीक है, क्लियर है। ए और बी में ई और डी एस के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, और जो सी सरफेस आपने लिया स्मॉल सरफेस, उसमें ई और डी एस एक ही डायरेक्शन में है। ठीक है, एल टोटल लेंथ है। तो अब इसको हम आगे पढ़ते हैं। फ्रॉम गोसला में आपको पता है फाई इज इक्वल टू ई डी एस इज इक्वल टू क्यू अपॉन ये एब्सोल्यूट होता है आपका। ठीक है, तो ई डी एस यानी टोटल, अगर आपका जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, अब जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है आप उसको इन तीनों के में इसको विभाजित कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं ए बी और सी की फॉर्म में, है ना, कर सकते हैं इसको। तो यानी ए के अलोंग कितना है हमारी टोटल फ्लक्स, बी के अलोंग ईडीएस हमारा क्या बनता है, और सी के अलोंग ईडीएस क्या बनता है। इन तीनों का टोटल हमें टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू दे देगा। ठीक है, ए के अलोंग कितना बनता है, बी के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और सी के अलोंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, अब अगर हम ए के अलोंग देखें, अब ई डॉट डी एस आपको पता है क्या होता है, ई डी एस एक डॉट प्रोडक्ट है ना, डॉट डी एस क्लियर प्रोडक्ट है, तो ई डॉट डी एस यानी ई डी एस कोस थीटा। ठीक है, ई डी एस कोस थीटा। अब ई और डी एस के बीच में अगर आप एंगल देखोगे कहाँ पे, ए के अलोंग, तो ए ये है आपका, ई और डी एस के बीच में क्या एंगल है, वो 90 डिग्री का एंगल है। तो आपका ई डॉट डी एस ये ई इंटू डी एस कोस 90 डिग्री हो जाएगा, है ना। ये तो वेक्टर फॉर्म में था तो आपने इसको ओपन करके लिखा है। ठीक है, तो कोस 90 डिग्री लिखा है। ई डॉट डी एस बी में भी आपको देख सकते हैं, इसमें भी 90 डिग्री है, लेकिन जो सी है उसमें ई और डी एस के बीच में, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में, तो 0 डिग्री एंगल बन रहा है, तो यहाँ पे कोस 0 डिग्री आ गया। अब आपको पता है ए और बी के अलोंग 90 डिग्री है और कोस 90 आपका 0 होता है, तो ए और बी के अलोंग जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू है वो आपकी 0 हो जाएगी। कोस 90 डिग्री 0 होता है तो ये आपकी 0 हो जाएंगी, और लास्ट में जो ई डॉट डी एस है ये कोस 0 डिग्री है, कोस 0 आपका 1 होता है। तो मतलब यही वाली जो सी के अलोंग है वही आप कंसीडर करेंगे, क्योंकि ये दोनों तो 0 हो जाएंगे कोस 90 की वजह से, तो ये वाली वैल्यू आप ले लेंगे। अब इसमें भी यही वैल्यू पूरा फैक्टर ई डॉट डी एस हो गया, कि कोस 0 डिग्री 1 हो गया तो ई डॉट डी एस हो गया। ई को आप बाहर ले लेंगे तो डी एस आपका अंदर ले जाया जाएगा। यानी आपने अब सी वाला जो सरफेस है, छोटा स्मॉल सरफेस, उसके अलोंग ही आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू देख सकते हैं। अब अगर आप इस पूरे लाइन के अलोंग, इसकी लेंथ, टोटल लेंथ के अलोंग इसको अगर हम इंटीग्रल कर दें, ठीक है, तो आपके पास सी यानी सी जो स्मॉल सरफेस एरिया था, ये छोटी वैल्यू थी, है ना। आप अगर पूरी लाइन की लेंथ के अकॉर्डिंग के अलोंग इसको इंटीग्रेट कर दें, तो इस पूरी लाइन की लेंथ के अलोंग जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है आपका, किसके लेंथ के, जो एल है, ये जो एल है, इसके अलोंग जो भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसकी वजह से आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू आ जाएगी। समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सी तो स्मॉल सरफेस एरिया है ना, लेकिन अगर टोटल इस पूरी लेंथ के अलोंग जितना ये जो पूरी लंबाई है, इसके अलोंग अगर आपको चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखनी है, इसके अलोंग आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू देखनी है, तो टोटल लेंथ के अकॉर्डिंग आप इसको कर देंगे। ठीक है, जब हम इसको इंटीग्रल लेंगे पूरा, तो ये आपका 2 पाई आर एल होता है। ठीक है, यानी इस सरफेस एरिया लेंथ के अलोंग अगर हम इसका टोटल पूरा एरिया देखेंगे, किसका, इस वायर का, ठीक है, तो 2 पाई आर एल होगा, यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो पूरा एरिया है, ठीक है, यानी लाइन के अलोंग, ठीक है, पूरे सरफेस पे, हम इनके एंड की बात नहीं करें, पूरे सरफेस पे जो आउटर सरफेस है इसका लाइन के अलोंग, ठीक है, इस लेंथ के अलोंग जो होगा, उस पूरे की एरिया की जो वैल्यू आएगी वो 2 पाई आर एल होती है, फॉर्मूला होता है। ठीक है, 2 पाई आर एल, जिसमें आर रेडियस है और एल इसकी लेंथ है। तो इस पूरे की जगह
ये जो आपने इंटीग्रेट किया स्मॉल सरफेस एरिया को, ये पूरे की वैल्यू 2πRL हो गई, किसके बाद, इंटीग्रेशन के बाद हो गई, ठीक है। तो E इंटू 2πRL हो गया। एक चीज और है, आपको पता है Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट जो होता है वो, उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब लैम्डा कहाँ से आया यहाँ पे, Q की जगह, ठीक है। आपको पता है जो लैम्डा होता था ये लीनियर चार्ज डेंसिटी होती थी, यानी चार्ज पर यूनिट लेंथ होता था। अगर आपने, जब हमने चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की थी तो आपको याद होगा हमने इस तरीके से लैम्डा की वैल्यू निकाली थी। तो लैम्डा की वैल्यू Q अपॉन एल होती है, तो Q आपकी लैम्डा इंटू एल हो जाएगी, और इसी वैल्यू का आपने Q की जगह यहाँ पे पुट किया, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, ठीक है। और ये जो Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट किसके इक्वल आया था, ये इक्वल आया था इसके E इंटू 2πRL के अंदर, यही था ना। E डॉट डी एस किसके इक्वल आया था, इंटू 2πRL के इक्वल था, और E डॉट डी एस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल भी आता है। तो आप इसको इसके इक्वल रख सकते हैं 2πRL को, है ना। तो ये E इंटू 2πRL Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट के इक्वल हो सकता है, और Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट क्या था, लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता था हमारा, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप E की वैल्यू निकालेंगे तो ये आ जाएगी पूरी, ये वाली वैल्यू आ जाएगी E की वैल्यू, ठीक है। और अब इसको अगर हम वेक्टर फॉर्म में लिखे तो हम इसकी डायरेक्शन दिखाएंगे, तो आपने E को यहाँ पे देखो वेक्टर लगा दिया, एरो लगा दिया, वो वेक्टर फॉर्म में दिखा रहे हैं, तो आपने सिंपली यहाँ पे एक यूनिट वेक्टर R दिखा दिया जो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन को बता रहा है, ठीक है, क्लियर है। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपने क्या निकाली है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकाली है, किसके अलोंग, आपने एक वायर की लेंथ के अलोंग निकाली है, ठीक है, क्लियर है। द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इज रेडियली आउटवर्ड फ्रॉम द पॉजिटिव लाइन चार्ज ऑफ, फॉर नेगेटिव लाइन चार्ज इट विल बी रेडियली इनवर्ड। देखो इसमें एक चीज लास्ट में क्या बताइए कि देखो ऐसे पॉजिटिव चार्ज था यहाँ पे, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू ना आउटवर्ड है, देखो बाहर की तरफ है, ये देखो बाहर की तरफ है इधर भी। लेकिन अगर ये नेगेटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू, यानी ई की जो डायरेक्शन थी ना, डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ सॉरी, तो वो अंदर की तरफ होती है। ये देखो यहाँ पे तो बाहर की तरफ है क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, देखो बाहर की तरफ है, सरफेस से बाहर की तरफ है। लेकिन ये नेगेटिव चार्ज होता तो एरो की डायरेक्शन ना अपोजिट होती है, कि अंदर की तरफ होती है, ठीक है। तो आपने इस एक्सप्रेशन में क्या निकाला, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू निकाली है ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग स्प्रेड चार्ज वायर, ठीक है, क्लियर है। तो ये एक एप्लीकेशन थी हमारी घोषणा की। नेक्स्ट हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इनफाइनाइटली लॉन्ग थिन प्लेन शीट ऑफ चार्ज। देखो प्लेन शीट की बात करें हम, अब ये जो है ये 2 डायमेंशनली में आपने 2D वे में लिखी है, 2D ओरिएंटेड है ये चीज़, है ना, यानी 2 डायमेंशन है, रेक्टेंगुलर इस तरीके से आपको शेप दिख रही है, और ये 2D है, यानी इसकी कुछ लेंथ है और कुछ इसकी ब्रेड्थ भी है, विड्थ भी है, ठीक है। तो हमने अब इस प्लेट के अलोंग, आपको इस पूरी प्लेट के ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू क्या होगी प्लेन शीट पे, वो हमने कैलकुलेट करनी है गॉस लॉ की हेल्प से। हमने इसके ऊपर ये प्लस प्लस चार्ज इस तरीके से दिखाया हुआ है, ये प्लस प्लस चार्ज आपको क्या बता रहा है कि चार्ज बॉडी है, ठीक है, चार्ज बॉडी है, क्लियर है। ये पूरी इस, अब ये एक वायर है, देखो ये वायर है, वायर की पहले हमने लेंथ के अकॉर्डिंग किया था, अब आपने क्या किया है, अब अपने वायर के यहाँ पे एक प्लेन शीट लगा ली है, देखो प्लेन शीट है और ये वायर यहाँ से है, ठीक है, क्लियर है। तो चार्ज आपका इस प्लेन शीट पर भी आ जाएगा। ये आपकी वायर की लेंथ थी टोटल एल जिसको आप डिनोट कर रहे हो वायर की लेंथ। अब इसके ऊपर भी हमने क्या किया, हमने ना 3 सरफेस ले लिया, उसी तरीके से 2 सरफेस हमने ए और बी लिए एंड पे, ये बी इधर आ गया, ए ये वाला यहाँ पे दिख नहीं रहा इस तरीके से, हमने जैसे यहाँ पे सर्कुलर सा दिखाया हुआ है, यहाँ पे दिखाया नहीं हुआ, इसको सिंपल लाइन से दिखाया कि ये ए है, ये ए वाला है, और सी ले लिया है ये परपेंडिकुलर, जिसमें ई और डी एस की डायरेक्शन परपेंडिकुलर है, और ए और बी में ई और डी एस की डायरेक्शन सेम है, और हमने इसको इस तरीके से लिया है, ठीक है, क्लियर है। आपको याद है लास्ट टाइम हमने क्या किया था, 3 सरफेस लिए थे, ए बी और सी, ए और बी में ई और डी एस की डायरेक्शन सेम थी, सी में दोनों 90 डिग्री पे थे, सॉरी इस बार हमने इसको अपोजिट किया है। पिछली बार हमने क्या किया था, ये जो ए और बी थे उसमें 90 डिग्री थे और सी में सेम डायरेक्शन थे। अब इस वाली में हमने क्या किया है, इस वाली में हमने क्या किया है कि ए और बी में आपका ये वाला जो ए इधर, ये वाला ए, ये वाली जो लाइन है, ठीक है, और ये जो बी है इसमें ई और डी एस दोनों एक डायरेक्शन में, लेकिन जो सी लिया वो उसमें ई और डी एस को परपेंडिकुलर दिखा है, इनके बीच में 90 डिग्री का एंगल बनता है। अब हम इसको स्टार्ट करते हैं डायग्राम को समझते हुए। गॉस लॉ में हमें पता है कि ई डॉट डी एस Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट इस तरीके से होता है। अब अगर आप इसको देखोगे तो ई डॉट डी एस टोटल को आप इन 3 स्मॉल सरफेस के फॉर्म में इसको डिवाइड कर सकते हो, है ना, अलोंग ए, अलोंग बी और अलोंग सी। अब आपको पता है ए के अलोंग ई और डी एस के बीच में जो एंगल है वो 0 डिग्री है ना, बी में भी 0 डिग्री है कि एक डायरेक्शन में देखो
ये बी है और ये ए है, लेकिन सी में 90 डिग्री है, तो लास्ट में सी के लॉन्ग कोस 90 डिग्री आ गया। अब आपको तो कोस 90 जीरो हो जाएगा, यानी ये फैक्टर यहाँ से खत्म हो जाता है, वैनिश हो जाता है, ठीक है। लेकिन कोस 0 डिग्री 1 होता है, ये भी कोस 0 डिग्री 1 होता है, तो ये 1 और 1 2 बन जाएंगे, तो टोटल 2e इंटू डी एस रह जाएगा लास्ट में। क्लियर है? आपने और बी नहीं लिखा हुई, अब इनका टोटल लिखना है। अब ये जो टोटल सरफेस एरिया जो होगा उसका आपको पता है, टोटल सरफेस एरिया पाई आर स्क्वायर होगा इसका, ठीक है। यानी जो पूरा सरफेस एरिया इस वायर से इंटरसेप्ट कर रहा है, उस सरफेस एरिया की जो टोटल वैल्यू होगी वो पाई आर स्क्वायर होगी, क्योंकि वो सर्कुलर शेप में है सरफेस एरिया, है ना। समझ रहे हो आप इस चीज को? तो पाई आर स्क्वायर हो गया। आपको एक चीज समझ आ रही है ना कि एक्चुअल में क्या हो रहा है कि हम इस वायर का ही देख रहे हैं, वायर से। अब वायर के बीच में आपने ना ये थिन प्लेन शीट लगाई है, अब प्लेन शीट लगाई है यानी ये कुछ सरफेस इसका कट कर रही है, ये इसको बीच में कट करी है, यानी इसका इस प्लेन शीट का कुछ सरफेस अब चार्ज हो रहा है ना, पूरा कुछ सरफेस जो इस लाइन के साथ इस वायर का इंटरसेप्ट कर रहा है, उस सरफेस एरिया की बात हम कर रहे हैं, स्मॉल सरफेस एरिया की बात, ठीक है। अब उतना सा जब वो चार्ज होगा तो वो पूरी की पूरी बॉडी, ये जो पूरी बॉडी है इसको भी चार्ज कर देगा साथ में, है ना। स्मॉल सरफेस एरिया चार्ज होगा तो धीरे धीरे पूरी बॉडी, ये जो पूरी प्लेन शीट है इसको भी चार्ज कर देगा। क्लियर है? यही बात हमने करी थी, ठीक है। अब हम बात करते हैं आगे, तो स्मॉल सरफेस एरिया, तो सरफेस एरिया की वैल्यू पाई आर स्क्वायर आपने यहाँ पे निकाल, तो 2 इंटू पाई आर स्क्वायर हो गया आपका। अब उसी तरीके से जैसे हमने लास्ट टाइम किया क्यू ओपल एप्सिलॉन नॉट है, अब क्यू को हम सिग्मा, आपको याद होगा हमने सिग्मा की बात की थी जब हमने सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की बात की थी, तो आपका जो सिग्मा होता था वो सरफेस चार्ज डेंसिटी होती थी, तो सिग्मा आपका क्यू अपॉन सरफेस एरिया होता था, है ना, ठीक है। तो आप क्यू आपका सिग्मा इंटू सरफेस एरिया यानी सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर हो जाता था उसमें, ठीक है। तो ये क्यू की जगह आपने सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर लिख दिया। आपको समझ आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? सरफेस चार्ज डेंसिटी यानी सिग्मा क्या होता था आपका क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर होता था, ठीक है, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो वहाँ से आप क्यू की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्यू इजिकल टू सिग्मा इंटू पाई आर स्क्वायर होगा, ठीक है। ये वैल्यू आएगी क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट की। अब आपने इसको किसके ऊपर लिखा, ये जो आपकी ये वाली वैल्यू है 3ds की 2e पाई आर स्क्वायर की, आपने इसके बराबर लिख दिया। अब यहाँ से e की वैल्यू आ गई सिग्मा अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्लियर है? ये वाली वैल्यू सारी कट होगी तो आपके लास्ट में ये आ जाएगा। अब इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो अपने यहाँ पे वेक्टर करके ये एक डायरेक्शन आई यहाँ पे दिखा दी यूनिट वेक्टर के हिसाब से। तो ये आपकी वैल्यू आई है टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की ड्यू टू ए थिन प्लेन शीट, ठीक है। क्लियर है? द डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी इज नॉर्मल टू द प्लेन एंड अवे फ्रॉम द पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ये चीज़ हमने लास्ट टाइम भी पढ़ी थी कि अगर पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की जो डायरेक्शन होगी, है ना, वो किस में तरफ होगी, वो आउटवर्ड, दूर, अवे फ्रॉम द चार्ज होगी। और अगर नेगेटिव चार्ज की वजह से चार्ज है वो बॉडी जो वायर है, नेगेटिव चार्ज है उसके अंदर, तो इलेक्ट्रिक की डायरेक्शन क्या होगी, चार्ज की तरफ होगी यानी इनवर्ड होगी, है ना। तो ये चीज़ हम ई की डायरेक्शन भी बता रहे हैं साथ में जब हमने वेक्टर फॉर्म में बात की है। स्पेशल केस देखो, अभी हमने जो बात की थी, ये जो आपने थिन प्लेन शीट ली थी, इसके एक तरफ चार्ज आपने दिखाया है, लेकिन अगर ये मोटी है, ठीक है, मोटी है यानी ये थोड़ी सी इसकी जो थिकनेस है वो ज़्यादा है, ठीक है, तो इसके हम दोनों सरफेस के ऊपर चार्ज देखेंगे, यानी जो आपका रिजल्टेंट आएगा चार्ज का वो दोनों, क्योंकि फिर दो सरफेस आपको अलग अलग वैल्यूज देंगे तो आप दोनों का टोटल करके आप निकालोगे। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? क्योंकि अगर ये इसको थिन है, पतली है, तो आप इसके एक तरफ का सरफेस के ऊपर चार्ज है उसको ही कंसीडर करेंगे, लेकिन अगर थिक है, मोटी है, तो आपके दोनों तरफ के जो दोनों तरफ है ना इस थिन प्लेन शीट के, उन दोनों तरफ का चार्ज आपका कंसीडर होगा, ठीक है, उन दोनों तरफ का चार्ज आपका टोटल वैल्यू को कंट्रीब्यूट करेगा। इफ द प्लेन शीट इज थिक देन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन विल बी अवेलेबल ऑन द बोथ ऑफ द साइड। तो प्लेन शीट के ना दोनों तरफ का जो चार्ज होगा वो हम काउंटर करेंगे, उसको हम कंसीडर करेंगे, चार्ज दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। सो द चार्ज इनक्लोज्ड विद इन द गॉसियन सरफेस विल बी ट्वाइस एज बिफोर। तो जो गॉसियन लॉ की वजह से जो हमने चार्ज जो चार्ज था, ये देखिए चार्ज डबल हो गया, यानी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी भी डबल होगी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डबल होगी। तो सिंगल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यानी सिंगल जो हमने थिन मानी थी, तो एक तरफ यानी एक जो उसका फेस था उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की वैल्यू आपकी आई थी सिग्मा अपॉन 2 अपॉन एप्सिलॉन नॉट। लेकिन आपका चार्ज डबल हो गया है,
तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी भी डबल हो जाएगी। तो इसको अगर आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें एक तरफ वाले को, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो आपका क्या रह जाएगा, इज इक्वल टू सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा, है ना। तो ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट रह जाएगा आपका। तो आप देख सकते हैं कि अगर थिन प्लेन शीट है, थिन अगर जो थिन यानी पतली है, ठीक है, उसके ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड था, जो उसके ऊपर इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू आ रही थी, ठीक है, और अगर आप एक थिक प्लेन शीट लेते हैं, यानी एक मोटी प्लेन शीट रहती है जिसके दोनों तरफ के चार्जेस को आप कंसीडर करेंगे, यानी चार्ज क्योंकि दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूटेड होगा, तो उस वक्त इलेक्ट्रिक फील्ड की जो इंटेंसिटी है वो डबल है। किससे? कि जब आपने थिन थिन जो पतले वाला जो प्लेन शीट थी उसके कंपैरिजन में डबल हो जाता है अगर हम एक थिक प्लेट यानी मोटी थिन शीट की बात करते हैं, ठीक है, क्योंकि चार्ज को डबल कर रहे हैं, क्योंकि दोनों तरफ हो जाता है जब हम एक थिक प्लेट की बात करते हैं, मोटी प्लेट की बात करते हैं, ठीक है। तो ये आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट वी हैव इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्म्ड चार्ज्ड स्फेरिकल शेल। अब आपको क्या करना है, लास्ट आर्टिकल में हमने क्या किया था कि एक लाइन के एक वायर के लोग आपने इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट की थी, किसकी हेल्प से, गॉस थ्योरम की हेल्प से। तो अभी हमें क्या करना है, हमें एक स्फेरिकल शेल के अराउंड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड आउट करनी है। तो इसमें हम 2 केस ले रहे हैं। एक केस में हम क्या करते हैं, इस शेल के बाहर एक पॉइंट लेते हैं, ठीक है, जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ ये शेल है, स्फेरिकल शेल, ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है, और हमने एक पॉइंट लिया है P जो इस शेल के बाहर लोकेटेड है। देखो ये यहाँ तक शेल की बाउंड्री है और ये एक पॉइंट है P जो शेल से बाहर है, यहाँ पर हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकालनी है, ठीक है, क्लियर है। एक केस में हम क्या करेंगे, हम इस शेल के अंदर इनसाइड द शेल हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी फाइंड आउट करेंगे। तो स्टार्ट हम यहाँ से करते हैं आउटसाइड द शेल, फर्स्ट हमारे केस है एट ए पॉइंट P आउटसाइड द शेल, शेल के बाहर आपने पॉइंट P ये लिया है, ठीक है। तो पॉइंट P हमने लिया है, तो ये एक डायग्राम को थोड़ा समझते हैं कि एक स्फेरिकल शेल है जिसकी रेडियस कैपिटल R है, ये सेंटर ऑफ द शेल है, ये होलो है जो स्फेरिकल शेल है, मतलब बीच में से खाली है, ठीक है, ये चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, Q चार्ज, क्लियर है, और ये एक P पॉइंट है आउटसाइड द शेल, और P के कोरस्पॉन्डिंग आपने यहाँ पे एक इसको इमेजिनरी इन सर्कल कर दिया है, ठीक है, यहाँ पे इस तरीके से, और P से के अलो यहाँ पर P पॉइंट है, और यहाँ पर इस सरफेस एरिया का एक स्मॉल पार्ट आपने ले लिया है जो इमेजिनरी सरफेस एरिया आपने माना है, ठीक है। ये सरफेस एरिया DS जिससे आप डिनोट कर रहे हो स्मॉल सरफेस एरिया, और E और DS की डायरेक्शन एकदम एक साथ हैं, ठीक है, यानी एक ही डायरेक्शन में दोनों पॉइंट आउट कर रहे हैं, ठीक है। तो इसको स्टडी करते हैं फ्रॉम गॉस लॉ। गॉस लॉ से आपको पता है ये इक्वेशन आपकी बनती है। अब EDS E डॉट DS, ठीक है, E बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट है, DS को इंटीग्रेट करेंगे तो DS यानी स्मॉल सरफेस एरिया, और पूरे सरफेस एरिया को इंटीग्रेट करेंगे तो पूरे स्फेरिकल शेल का ये एरिया, ये जो स्फेरिकल एरिया बनता है, ठीक है, क्लियर है, यहाँ तक का एरिया। अब एक चीज़ देखिए, आपको यहाँ तक इस स्फीयर की बात नहीं करनी है, आपका पॉइंट P यहाँ पर है, इससे सेंटर से R स्मॉल और डिस्टेंस इतना दूर है, तो ये भी तो एक स्फेरिकल शेप में ही आता है ना आपका। तो E डॉट DS है, E डॉट DS, ठीक है, E डॉट DS। अब हमने ये जो DS है, ठीक है, स्मॉल सरफेस एरिया है, तो आप ये देखेंगे, देखिए कि ये एक स्फेरिकल शेप ही बना रहा है। अगर जहाँ पे कैपिटल P है, कैपिटल P आपको पता है डिस्टेंस स्मॉल r जितना दूर है किससे, O से, और ठीक है, तो ये भी एक स्फेरिकल शेप है, तो आपने इस पूरे स्फेरिकल का एरिया काउंट करना है, ठीक है। तो जब आप DS को फुल इंटीग्रेट करेंगे, P आपका पॉइंट स्मॉल r डिस्टेंस है, यानी एक स्फेरिकल एरिया आपका ये भी बनता है, तो इस स्फेरिकल एरिया को आपने यहाँ पे इंटीग्रल करके आपके पास आना है, इसकी वैल्यू 4πr² आएगी, ठीक है। तो 4πr² आपकी E डॉट 4πr² इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट बन जाएगी यहाँ पे, या फिर आप E की वैल्यू यहाँ से Q अपॉन 4πr²। आप इस चीज़ को ध्यान से, ये जो स्मॉल r है, ये जो r है स्मॉल r है, यानी P जहाँ तक P है जिस बाउंड्री पर, वहाँ से सेंटर ऑफ द स्फीयर की जो डिस्टेंस है, ठीक है। आपने ये वाला r नहीं लिया कैपिटल R, ये तो तब हम लेते हैं कि अगर जो हमारा P पॉइंट होता था इस सरफेस के ऊपर ही होता, ठीक है, जैसे कि हम नेक्स्ट केस में करेंगे, ठीक है। तो आपने क्या किया है, ये वाले R, ये वाले स्फीयर की बात की आपने, टोटल जो सरफेस एरिया की बात की, ठीक है। तो आपको पता है नेक्स्ट जो Q है वो सिग्मा इज इंटू 4πr² हमारा बनता है, यहाँ से सिग्मा आपको पता है सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है सिग्मा, तो Q अपॉन 4πr², तो Q की वैल्यू आप यहाँ से सिग्मा इंटू 4πr² लिख सकते हैं, तो E की वैल्यू आपकी सिग्मा
आर स्क्वायर। अब जब आप यहाँ पे रखेंगे तो ई की ये टोटल वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो ये जो इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी की वैल्यू थी ये क्या थी, ये आउटसाइड द स्फेरिकल शेल थी। ठीक है, अब हम इनसाइड द शेल करते हैं। इनसाइड शेल में आपने सिंपली सिर्फ एक डिफरेंस ये किया है कि जो पी पॉइंट है वो अब सरफेस के ऊपर ही ले लिया है, अब दूर नहीं है। देखो जैसे इस केस में क्या था, ये जो पी पॉइंट था शेल से बहुत बाहर था। ठीक है, तो अभी आपने शेल के सरफेस की बाउंड्री पर ही ले लिया है इसको। ठीक है, ये देखो यहाँ पे ले लिया पी पॉइंट को, क्लियर है। तो अब आपने यहाँ पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी निकाली है। अब इस केस में बाकी सब सेम है। आपने जो एरिया निकाला था, अब वो एरिया स्मॉल आर वाला जो जैसे पिछले केस में था यहाँ पे, है ना, ये देखो 4 पाई आर स्क्वायर था, वो आर इस बार क्योंकि आपका पी पॉइंट यहाँ पे था, तो ये स्मॉल आर वाला स्फेरिकल एरिया आपने लिया है। रेडियस आप स्मॉल आर वाले के कोरस्पॉन्डिंग आप सरफेस एरिया देख रहे हो। ठीक है, लेकिन अभी जो पी पॉइंट है वो कहाँ पर है, वो सरफेस के ऊपर है, तो आप इसके वाला सरफेस एरिया लेंगे जो कैपिटल आर के कोरस्पॉन्डिंग आपके पास बनेगा, तो आपका 4 पाई आर स्क्वायर बन जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तो आपका ई बनता है, और यहाँ से सिग्मा की वैल्यू आपको बताएं, सिग्मा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो आप यहाँ पे जो वैल्यू पढ़ रहे हैं तो ई की वैल्यू आपकी सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन होता है। तो आपकी फाइनल वैल्यू बनेगी इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी। ठीक है, कहाँ पर, स्फीयर के सरफेस के ऊपर, यानी स्फेरिकल शेल के इनसाइड अंदर आप इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बता रहे हो गॉस थ्योरम की हेल्प से। ठीक है, तो ये आपका टॉपिक था, तो आज हम इतना ही करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम नए चैप्टर के साथ स्टार्ट करेंगे एक्चुअली, क्योंकि यहाँ तक हमारा फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ। थैंक यू।